हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है सविता क्लासेस 1992 पे। आज हम करने जा रहे हैं मुल्क राज आनंद के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को। मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उतने अच्छे से हमें इंग्लिश में नहीं हम उनको रिलेट कर पाते जितना अगर हमें हिंदी में बताया जाए। सो आई होप आपको इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग के साथ ही कराना चाहती हूँ और आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट किया है। मेरी तैयारी, मेरा संघर्ष इंग्लिश लिटरेचर में, टीजीटी पीजीटी में, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएचडी के लिए नेट क्वालिफाई हो गया है सेल्फ स्टडी से। तो जब मैं पीएचडी के लिए कर सकती हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए भी कर सकती हूँ। और इसी जर्नी में मुझे आप सबका साथ चाहिए क्योंकि मेरे साथ साथ अगर आप भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। जो होम मेकर्स हैं, जो महिलाएं हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती बच्चों के साथ, भाई थोड़ा सा हो ही जाता है, सब कोई होता है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ के पढ़ सकती हैं। ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगा। मैं बस आपसे एक चीज चाहती हूँ, आप चैनल को जितना हो सके सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करके कुछ बताइए अगर आपको कोई कमी लगती है, कुछ अच्छा है। फीडबैक भी थोड़ा सा जरूरी है, बहुत टाइम नहीं लगता, एक कमेंट छोड़ के जाए। सो बहुत बोल दिया मैंने, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुल्क राज आनंद के इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े पता होने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज अनटचेबल। टाइटल यही है, 1935 में आया था। द नोवेल शोज आनंद सिंपैथीज विद द अंडरडॉग्स इन इंडिया। जो शूद्र वर्ग है ना, यानी जो बिल्कुल निचला तबका है, उनके साथ आनंद की क्या दिखती है? सिंपैथी दिखती है, सांत्वना हमें दिखाई देती है। The novel describes the life of an 18-year-old boy, बाखा। जो ये नोवेल है, ये जो उपन्यास है, ये एक 18 साल के लड़के बाखा की लाइफ को हमें इंट्रोड्यूस कराता है। वो एक स्वीपर है, सफाई कर्मी। इसका प्रीफेस लिखा है E.M. फोस्टर ने। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, आप इसको मेरे ख्याल से तो हाईलाइट कर लीजिए। प्रीफेस जो है अनटचेबल का वो दिया गया E.M. फोस्टर के द्वारा। नोवेल का प्रभाव, नोवेल पे किसका प्रभाव दिखता है? जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी, इन दोनों का इनएविटेबल अतुल्य प्रभाव इस नॉवल में आपको दिखता है। प्रीफेस में फोस्टर ने लिखा है इनडिस्क्राइबेबली क्लीन, यानी उतना साफ जितना डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। नोवेल बुलंदशहर में सेट है, पंजाब का ये एक टाउन है, कंटोनमेंट टाउन, ठीक है, नॉर्थ पंजाब में। बाखा लाखा का बेटा है और लाखा जो है स्वीपर्स का हेड है। कैरेक्टर्स को जरूर ध्यान रखना। बाखा स्किलफुली क्लीन करता है लेटरिन्स को। पहले जो लेटरिन्स होती थी वो ऐसी नहीं होती थी जैसी आजकल चली हुई हैं। वो मतलब उनमें नीचे होल होता था और उसको जो है उठाना पड़ता था, मतलब हाथ से निकालना पड़ता था वो जो होता था वहां पे, ठीक है। His sister सोहिनी goes to fetch water from the well in the area। तो कुएं से उसकी बहन सोहिनी पानी लेने जाती है। बाखा रामचरण की सिस्टर की शादी को अटेंड करता है और उसी सिस्टर को क्या करता है, वो लव भी करता था। गुलाबो एक धोबिन है, वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर मानती है, श्रेष्ठ मानती है, सुपीरियर, है ना। हवलदार चरत सिंह जो है हॉकी स्टिक देता है बाखा को। बाखा गुस्सा हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि पंडित जो कालीनाथ है वो उसकी बहन सोहिनी को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। वो इस एक्सपीरियंस को अपने फादर के साथ शेयर करता है। फिर बाखा कर्नल हचिनसन से मिलता है। यहाँ पे कर्नल की स्पेलिंग आप याद रखेगा, COLONEL। कर्नल बाखा से कहते हैं
कि वो क्राइस्ट में भरोसा रखे। भाखा गांधी जी की बात सुनता है जो कहते हैं कि ऑल इंडियंस आर इक्वल, और बाद में उसे पता चलता है कि फ्लश सिस्टम होता है, यानी कि फ्रेश हो, फ्लश करो और जो बड़ा सा होद होगा उसमें वो साफ हो जाएगी। एंड बिलीव्स दैट देयर विल बी अ चेंज, वो ये मानता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स देखिए आपके लिए बहुत जरूरी सिर्फ थोड़े ही हैं। इसके लिए मेन बात आपको, ये फर्स्ट नॉवेल है, 1935 में आया है। इसका प्रीफेस लिखा है एम फोस्टर ने। इस पे आपको इन्फ्लुएंस दिखता है जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी का। लोकेशन इसमें दी गई है बुलंदशहर, पंजाब के एक टाउन की। बेसिकली स्वीपर्स का है, अंडरडॉग्स का है, जो सिंपैथी दिखाता है मुल्क राज आनंद की। भाखा लाखा का बेटा होता है। लाखा के 2 बच्चे होते हैं, भाखा एंड सोहिनी। सोहिनी को जो पंडित कालीनाथ होता है वो मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, इससे भाखा परेशान हो जाता है। कर्नल हचिनसन उसको हॉकी स्टिक, हवलदार जो होता है वो चरत सिंह, वो हॉकी स्टिक देते हैं भाखा को और हचिनसन से मिलता है। भाखा गांधी जी की बातें सुनता है, उसे उपदेश से ये लगता है कि हाँ भाई चलो सब इंडियन से बराबर हैं। और लास्ट में क्या होता है कि वो उसे पता लगता है कि फ्लश सिस्टम भी होता है और उसे लगता है कि यहाँ भी सोसाइटी कभी ना कभी बदल जाएगी। सो दिस वाज फर्स्ट नॉवल। कम टू नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज कुली, 1936 में आया। ये एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ लैड ऑफ 14 ईयर ओल्ड। एक मुन्नू नाम का लड़का है जो 14 साल का, ये उसी की कहानी है। स्टोरी हमें मिजरेबल मुन्नू की बहुत दयनीय स्थिति दिखाती है जो कि शोषण और गरीबी के कारण है। जो नोवेल है वो क्लास डिस्टिंक्शन को दिखाता है। भाई बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, कैटेगराइजेशन है ना। मुन्नू कांगड़ा हिल्स हिमाचल से है। मुन्नू के अंकल दयाराम उसे अपने साथ श्यामनगर ले जाते हैं जहाँ पे वो एक इंपीरियल बैंक में पीएन के तौर पे काम करते हैं। यहाँ तक आ गया। मुन्नू एक नाथूराम है बैंकर, उनके घर में हाउस होल्ड का काम करता है, मतलब घरेलू कार्यों के लिए वहां पे रहता है। शीला बाबू की डॉटर होती है। एक दिन जब खेलते हैं, वो मंकी डांस खेल रहे होते हैं मुन्नू और शीला, मुन्नू शीला को बाइट कर देता है, मतलब वो बंदर बना होता है तो खेल खेल में वो उसको काट लेता है। तो उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। फिर वो डिसाइड कर देता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना और वो रन अवे के लिए सोच लेता है। वो सेठ प्रभा दयाल से मिलता है जो एक अचार की फैक्ट्री चलाते हैं दौलतपुर में। प्रभा दयाल बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि उनके जो पार्टनर थे गणपत, उन्होंने उसके साथ चीटिंग करी होती है। अब मुन्नू जो है कुली का काम करता है, डिसाइड भी करता है और उसकी मजबूरी भी हो जाती है, उसे करना भी पड़ता है। यहाँ पे वो क्या होता है, मिसेज मैन वेयरिंग आती हैं गाड़ी से और उनकी गाड़ी से मुन्नू का एक्सीडेंट हो जाता है, टकरा जाता है। वो अपनी कार में उसे डाल ले जाते हैं, शिमला ले जाते हैं। अब यहाँ पे मुन्नू को रिक्शा पुलर का काम करना पड़ता है। अब वो दिन पर दिन बहुत कमजोर होता जा रहा था और लास्ट में टीबी से शिमला में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कुली की स्टोरी थी। इसमें मेन चीजें यही है, मुन्नू करेक्टर है, 14 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और क्रोनोलॉजी क्या होती है, कांगड़ा हिल से वो है। सबसे पहले वो दयाराम के साथ है, अंकल के साथ श्यामनगर जाता है और उसके जो अंकल है वो एक पीएन है। अब वो बाबू नाथूराम के घर पे काम करता है और शीला उनकी बेटी है। मंकी डांस से जब वो कर रहे होते हैं तो मुन्नू उसको काट लेता है और वहां से भाग जाता है जब उसे बहुत पीटा जाता है। इसके बाद वो मिलता है सेठ प्रभा दयाल को जो अचार की फैक्ट्री चलाते हैं दौलतपुर में। सेठ प्रभा दयाल जो है दिवालिया हो चुके होते हैं, गणपत ने उनके साथ चीटिंग करी होती है जो उनका पार्टनर होता है। मुन्नू कुली का काम करने की सोचता है और उसे करना पड़ता है। अब यहाँ पर आती हैं भूमिका में मिसेज मैन वेयरिंग। जो मैन वेयरिंग है उनकी कार से मुन्नू का एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसे अपने साथ शिमला ले जाती है। वहां पे जो मुन्नू है रिक्शा पुलर,
ये हाथ रिक्शा खींचने वाला काम होता है, उसका काम करता है। लास्ट में वो बहुत कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के बाद एट लास्ट ही डाइज बिकॉज ऑफ टीबी। टीबी से उसकी डेथ हो जाती है शिमला में। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज टू लीव्स एंड अ बर्ड, 1937 में आया। ये नोवेल रिप्रेजेंट करता है पैथेटिक प्लाइट ऑफ द लेबरर्स इन असम टी प्लांटेशन ड्यू टू इनजस्टिस ऑफ वाइट रूलर्स। ये बहुत दयनीय करुणा भरी स्थिति दिखाता है असम के चाय बागानों में, जो कि किस वजह से है, अंग्रेजों के बहुत अमानवीय व्यवहार के कारण, अन्याय के कारण, है ना। टाइटल एक रिफ्रेन संग से लिया गया जो वर्कर्स ने गाया है, वहां से टाइटल लिया गया है। आई विल मेक अ गुड शेफ, प्लकिंग प्लकिंग प्लकिंग, टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड अ बर्ड, और यही इसका टाइटल है। देवानंद साहब की जो फिल्म राही है वो इसी नावल पे बेस्ड है। आप देख लेंगे तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टोरी जो है गंगू के चारों तरफ घूमती है। गंगू एक पंजाबी मिडिल एज का फार्मर है जो होशियारपुर से है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है, गंगू। कुली में कौन था, मुन्नू, और अनटचेबल में बाखा, याद रखिएगा। क्रोनोलॉजी भी यही है। सजिनी उसकी वाइफ है और लीला उसकी डॉटर है। तो आप 3 कैरेक्टर से यहाँ पे परिचित हो गए हैं। गंगू हेड ऑफ द फैमिली, पंजाब से है, मिडिल एज फार्मर है। सजिनी उनकी वाइफ है और लीला उनकी बेटी है। ही लूजेज हिज लैंड ड्यू टू डेब्ट्स, अब कर्जे के कारण, क्योंकि जब अंग्रेज थे तो वो बहुत ज्यादा लगान लेते थे और जब लगान नहीं चुका पाते थे तो घर, जमीन और बैल या जो भी संपत्ति होती है वो जब्त कर लेते थे। तो कर्जे में जो है उनकी जमीन चली जाती है और वो असम आते हैं ताकि एक प्लांटेशन जॉब ले सके। यहाँ पे मजदूर जो पौधे रोपते हैं, लगाते हैं, उसकी वो जॉब लेना चाहते हैं। अब यहाँ आके वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब उन्हें एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, स्लेव लेबर की तरह। स्क्वेलर में वो रहते हैं, वो छोटे छोटे जो सर्वेंट क्वार्टर्स टाइप होते हैं, उसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। चार्ल्स क्रॉफ्ट कुक, उन्हें एक सिंबल कहा जा सकता है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, है ना, शोषण करते हैं पूंजीवादी। जॉन डे ला हार्व चिंतित हैं अबाउट द पुअर ट्रीटमेंट, इस बुरे ट्रीटमेंट और लिविंग कंडीशंस, कि भाई ये जो वर्कर्स हैं ये तो बहुत नेगेटिव कंडीशंस में रह रहे हैं। अब जो सजिनी है गंगू की वाइफ, वो कोलेरा से एक्सपायर हो जाती है। अब गंगू को क्रॉफ्ट जाना पड़ता है के पास, वो जाता है और पूछता है कि भाई मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरे को अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार या जो क्रियाक्रम वगैरह वो करना है। वो बनिया से पैसे उधार लेता है और अपनी वाइफ का ये जो अंतिम क्रिया वगैरह होती है वो करता है। एक व्हाइटली प्लांटर रेगी हंट, वो फील करते हैं, मतलब वो पंजाबी ब्यूटी से क्या है, अट्रैक्ट हो जाते हैं लीला की तरफ। ही ट्राइज टू सेड्यूस हर, वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। गंगू उसे रोकना चाहते हैं, रेगी फायर करता है और गंगू मर जाता है। रेगी पे जो है क्या गंगू के मर्डर का चार्ज लगाया जाता है, लेकिन व्हाइट जो ज्यूरी है वो उसे गिल्टी नहीं मानती, उसे छोड़ देती है। तो यही इसमें दिखाया गया है कि जब अंग्रेज थे तो हम इंडियंस की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। अंग्रेजों को जल्दी से कसूरवार नहीं ठहराया जाता था, क्योंकि जो ज्यूरी होती थी उसमें सारे ही अंग्रेज बैठते थे और वो अपनी रेस को सुपीरियर मानते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो भी नॉवेल्स हैं ये थोड़ी सोशल प्रॉब्लम्स को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और यही इनकी थीम है। अब हम बात करेंगे मुल्कराज आनंद की ट्रायलॉजी की, जहाँ पे उन्होंने 3 वर्क्स बैक टू बैक इन कंटिन्यूटी दिए हैं। ट्रायलॉजी 3 वर्क, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द विलेज। ट्रायलॉजी में सबसे पहले विलेज है, ये एक नॉवल है, 1939 में आया था। ये रूरल पंजाब
लाल सिंह के द्वारा जो ग्रामीण पंजाब है उसकी लाइफ को दिखाता है। सेकेंड इज हेड अक्रॉस ब्लैक वाटर्स 1940 में, और द स्वॉर्ड एंड द सिकल थर्ड है 1942 में। लोकेशन है नंदपुर। निहाल सिंह लाल सिंह के फादर हैं। चूरन जी और गुग्गी ये लाल सिंह के फ्रेंड है, और माया जो है वो लैंडलॉर्ड जमींदार की बेटी है ना। और जो गुग्गी है वो एक ऐसा मतलब थोड़ा सा जोकर टाइप कैरेक्टर है, इसकी नाक बहती रहती है हमेशा, थोड़ा फनी है। सो ट्रायोलॉजी में सेकंड आता है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में आया। लाल सिंह की ही लाइफ आगे चल रही है अब। रिवोल्यूशनरी ग्रुप से मिलता है वो, क्रांतिकारी ग्रुप से, और उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। गांधी जी से मिलता है। ये लाल सिंह की लाइफ को एक फ्रांस में सिपाही के तौर पे दिखाती है। ये प्रेजुडिस ब्रिटिश सोल्जर्स का दिखाती है कि जो इंडियन जो ब्रिटिश सिपाही हैं, सेपॉयज हैं, वो भारतीयों के प्रति कैसी सोच रखते, कैसी धारणा रखते, किन पूर्वाग्रहों से वो ग्रहित प्रेजुडिस होते हैं जो पहले से उनके माइंड में थॉट। नेक्स्ट इज द स्वॉर्ड एंड द सिकल ट्रायोलॉजी में थर्ड। नोवेल अब फाइनल फेज आ जाता है लाल सिंह के करियर का। वो इंडिया वापस आ जाते हैं और फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। ही मीट्स माया, वो माया से मिलते हैं, शादी कर लेते हैं। माया क्या जमींदार की बेटी थी, और इलाहाबाद में सेटल हो जाते हैं, और बाद में वो पीजेंट मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रायोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्क आता है द बिग हार्ट। जो बिग हार्ट है वो 1945 में आया। ये एक संघर्ष को दिखाता है कैपिटलिस्ट और कॉपरस्मिथ्स के बीच में, है ना। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, कॉपरस्मिथ जो बर्तन वगैरह बनाने वाले होते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये याद रखना है आपको। मुल्कराज आनंद के जब वर्क दिए जाए और पूछा जाए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ यूज हुई है, तो वो द बिग हार्ट में यूज हुई है। और वैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अगर इंग्लिश लिटरेचर में आप बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ज्यादा यूज किया, प्रोमिनेंट यूज किया है। सेटिंग है विलेज अमृतसर में 1940s में। एस्टेब्लिशमेंट होती है कि क्या एक फैक्ट्री लगनी है। अब फैक्ट्री में मशीनों से जब काम होगा तो जो कॉपरस्मिथ कम्युनिटी है, हाथ से बर्तन बनाने वाली जो कम्युनिटी है, वो तो जॉबलेस हो जाएगी। अनंता, ये ही इज अ मैन ऑफ बिग हार्ट, ये बड़े